हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत। बहुत स्वागत करता हूं नैनपाल रावत जी, आपका मंच पर आइए। आपसे आग्रह है जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए रावत साहब का। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनधीर मान हमारे साथ इस सेशन में होंगे। मनधीर मान जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। आपसे आग्रह करता हूं आप मंच पर आइए और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी देवेंद्र कौशिक और ऋतु तोमर। आज इस सत्र में आप जैसा कि समझ गए होंगे, हमारे खास मेहमानों के परिचय के साथ ही राजनीतिक क्षेत्र की हम बात करेंगे, विकास को लेकर बात होगी, क्या कुछ समस्याएं जनता के बीच में हैं, सड़क, बिजली, पानी या बाकी मूलभूत सुविधाओं के अलावा जो चीजें लोगों को मिलनी चाहिए उन पर भी बात होगी। इसके साथ ही क्या और संभावनाएं, क्या और विकास आगे हो सकता है, इस पर भी बात होगी। देवेंद्र और ऋतु, ओवर टू यू। थैंक यू पराग। हमारे साथ में नैनपाल रावत जी हैं और मनधीर मान जी भी हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है शाइनिंग फरीदाबाद में। नैनपाल रावत जी, मेरा सवाल पहला आपसे ही होगा, क्योंकि देखिए आप विधायक भी हैं और जाहिर है कि आप ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि विधायक के नाते क्या कुछ चल रहा है। हाँ, विधायक के नाते क्या कुछ चल रहा है फिलहाल, आपने अपने क्षेत्र में क्या किया है अभी तक? जी धन्यवाद। पहले तो मैं तहे दिल से आपकी टीम को, इंडियन न्यूज़ हरियाणा की जो टीम है उसको बधाई देता हूं, क्योंकि अब तक माननीय मोदी जी की सरकार में हमने साइनिंग इंडिया, मनोहर जी की सरकार में साइनिंग हरियाणा, और इस चैनल ने जो साइनिंग फरीदाबाद का जो नारा दिया, जिस पे काम कर रहा है, जिस समय समय पर हमें जगाता है, समय समय पर लोगों के मुद्दे उठाता है, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपके चैनल को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक मेरे क्षेत्र की बात है, पृथला की, 2 साल के कोरोना काल के कारण मैं बहुत विशेष विकास अपने क्षेत्र में नहीं कर सका। पुरानी कुछ योजनाएं जैसे 950 करोड़ रुपए की स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पिछली बार दी, कुछ ITIs, महिला कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज, उनकी देखभाल, उनका काम जो अधूरा था उसको पूरा करने का कार्य हमने बखूबी किया। इसके साथ साथ जो विशेष मेरे यहाँ समस्या की बात है, पंचायतें ना होने के कारण, चुनाव ना होने के कारण गांव में लोगों को और स्वयं मुझे भी तकलीफ से जूझना पड़ रहा था, और सड़कें जो हैं वो टूटी हुई हैं मेरे यहाँ की। और मैं समझता हूँ कि पिछले साल के तिगाम रैली में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 99 करोड़ रुपए की सड़कें मेरी मंजूर कर दी, CM कोड लग गया। 60 करोड़ की सड़कें, उनके टेंडर प्रक्रिया, उनकी DNIT या अन्य काम पूरे हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि बरसात से पहले पहले जो भी वहाँ अगर हाईवेज को लेकर या लिंक रोड्स को लेकर जो समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ लगभग 11.5 करोड़ रुपया मुझे पंचायतों के लिए जो फंड के रूप में आया है वो सभी पंचायतों में बाइफर्केट हो गया है और उनका काम भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ सरपंचों को थोड़ी अड़चन थी टेंडरिंग की वजह से, और अब वो काम सुचारू रूप से शुरू हो गया है। टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू करके उस काम को भी हम पूरा करने जा रहे हैं। नैनपाल जी, एक सवाल आपसे एक और इसी से जुड़ा हुआ है, चूंकि आपकी जो विधानसभा है वो पूरे गांव से संबंधित है, करीब 104 गांव हैं अगर सही मैं कह रहा हूं तो चूंकि अब सरपंच के चुनाव हो चुके हैं, गांव की सरकार बन चुकी है, लेकिन टेंडरिंग को लेकर लगातार सरपंच विरोध कर रहे हैं। जब आप गांव के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो गांव की सरकार की भी एक हिस्सेदारी है। क्या लगता है आपको कि जो गाँव के विकास हैं वो समय पर हो पाएंगे अगर इसी तरह से ये विरोध अगर चलता रहा तो? देखिए, निश्चित ही जब कोई कानून बनता है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सोच है, चाहे कोई नेता हो, कोई सरपंच हो, कोई MLA हो, मिनिस्टर हो, किसी को भी भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार में लिप्त होने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। और हम भी इसके पक्ष में थे, क्योंकि हमें लेट चुनाव हुआ है तो हमें 1 साल में जो गाँवों की जन सुविधाएँ वो पूरी करके देनी है, और पंचायतों के माध्यम से भी बहुत सारा विकास होता है, वो कराना होता है। लेकिन मैं भी इसके पक्ष में था। मैंने सदन के माध्यम से भी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी, सरकार से भी, विधायक दल की बैठक में भी मैंने भी ये आग्रह किया कि कम से कम सरपंचों को, अब ये 1.5-2 साल चुनाव के रहे हैं तो 20 लाख रुपए की पावर उनको दे दी जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मानना है, जब विधायकों को कोई भी पैसा कैश इन हैंड नहीं मिलता, जब मिनिस्टर्स को कोई पैसा कैश इन हैंड नहीं मिलता, इवन देन मुख्यमंत्री महोदय को भी पास कैश इन हैंड जो ना सीधा पैसा नहीं जाता, तो पंचायतों को ये इस तरह की क्या जिद करने की जरूरत है? टेंडर प्रक्रिया है, बाकी के रोड्स, बिल्डिंग, ROB सब टेंडर प्रक्रिया से बन रहे हैं, तो क्यों ना सरपंच भी इस भ्रष्टाचार से दूर रहें, भ्रष्टाचार के नज़दीक ना आए, या उसमें
कहीं भी शो ना हो भ्रष्टाचार में, और उसको जो है ना टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से, जबकि उसकी अगर मैं प्रक्रिया की बात करूं तो उसको इतना कुशल कर दिया है, इतना साधारण कर दिया है कि 25 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य है। देखिए पंचायतों में ज़्यादा से ज़्यादा जो रूटीन के काम होते हैं 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इवन देन 25 लाख से ऊपर की जो ना काम बहुत बड़े नहीं होते, और कोई बड़ी परियोजना होती है तो उसके लिए सीधा सरकार से पैसा आता है। तो 25 लाख रुपए तक के काम केवल एसडीओ, सरपंच और उनकी जो बॉडी है वो उसे जो ना खोल लेगी। तो मैं नहीं समझता कि कोई फाइल चंडीगढ़ जानी हो, कोई फाइल डिस्ट्रिक्ट के में अदर कहीं जानी हो तो उसमें देर लगेगी। तो कहीं ना कहीं इसे समझने में सरपंच महोदय को, पंचायतों को भी चूक है। तो उसमें मैं समझता हूं कि टेंडर प्रक्रिया के साथ जुड़कर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ जुड़कर उन विकास कार्यों को गति दें और उनमें जो ना टेंडर प्रक्रिया से काम कराएं। मांझी जी, कांग्रेस का क्या सोचना है इस मुद्दे पर? क्या मैम? ई टेंडरिंग को लेकर कांग्रेस का क्या पक्ष है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अभी हमारे फरीदाबाद का और हरियाणा का क्या सब जगह का हाल आप सभी को पता है। क्या अभी आप लोग भी आए होंगे फरीदाबाद में, क्या हाल हुआ है। और अभी भाई साहब ने बताया, नैनपाल जी ने, क्योंकि वे ग्रामीण क्षेत्र से एमएलए की गिनती में आते हैं, तो वहाँ भी इस सरकार द्वारा जो ये सरपंची के इलेक्शन थे 2 साल, करीब 1.5-2 साल इन्होंने लेट किए, जिसके कारण पता नहीं कौन सी सरकार की नीति थी, क्या थी, जिसके कारण आज जो ग्रामीण क्षेत्र का उसका विकास बिल्कुल 2 साल में इतना और नीचे स्तर पे आ गया जिसकी कोई कह ही नहीं सकते। आज गांव में कहीं भी जाके देख लो, खुद नैनपाल जी जहां से आए हैं, जहां से इनका घर है, आसपास कहीं भी जाके देख लो कितने गहरे गहरे गड्ढे। अभी कह रहे हैं कि हमने फंड पास करवाया है। ये तो जनो कहने को तो कब से कहते आ रहे हैं। और आज जो हमारे फरीदाबाद का हाल है, जो आज हमारे देहात का हाल है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का हाल है, वो आप एक बार विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने दुख में और दर्द में आज हमारा फरीदाबाद जो आज सहन कर रहा है, झेल रहा है। आज उनकी गाड़ियां टूट जाती हैं जब निकलते हैं। तिगाम रोड पे जाके देखो, इतने मतलब किसी भी रोड पे जाके देख लो आप, इतने गहरे गहरे गड्ढे हुए पड़े हैं कि गाड़ियों की तो बुरी हालत हुई पड़ी है। नहीं, सड़कों की तो मान साहब अभी कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी आए थे, वो मान रहे थे, लेकिन उन्होंने भरोसा ये दिलाया था कि 4 महीने में पूरे फरीदाबाद की नहीं, पूरे हरियाणा की सड़कें कंप्लीट हो जाएंगी, चाहे गांव की हो, शहर की हो। लेकिन जिस तरह से आप सवाल उठा रहे हैं, अगर आप सही होते तो फिर ये सत्ता में नहीं आते। आप काम तो फिर आपने भी नहीं किया था। देखो, इनके जिस हिसाब से ये अभी भी बहका रहे हैं, बहकाए से ढोटले, इन्हीं सब चीजों से तो ये सत्ता में आए हैं। और लोग कई बार सोचते हैं कि भाई ये उसी दिन से कह रहे हैं कुछ परिवर्तन करके दिखाएंगे, लेकिन अब की बात लोगों की समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरीके से आ गया कौन क्या कर रहा है, किस चीज के नाम पे आज देश को लूटा जा रहा है, कहाँ आज देश की क्या हालत हो गई है। आज देश का जो आज एक आम आदमी है, जो कितने को तो बिजनेस ही ठप हो गए हैं, जिनकी कह नहीं सकते, जो जीएसटी की वजह से या और कई इन्होंने किए थे यहाँ पर काम, जैसे नोटबंदी वगैरह। तो मतलब देश का आम आदमी जो बीच के स्तर का है, वो बिल्कुल ये समझ लो कि बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैं कल कुछ दिन पहले भी यहाँ शिवरात्रि पे एनआईटी में गया था, तो वहाँ के लोगों से मेरी मुलाकात हुई। वहाँ के लोग पंजाबी हैं, तो उन्होंने कहा आज हमारे फरीदाबाद का इतना बुरा हाल है, हुड्डा साहब के टाइम में कभी चमका करता था। आज हमारा एमएलए भी पंजाबी है, हमारा चीफ मिनिस्टर भी पंजाबी है, फिर भी हमारे फरीदाबाद का ये हाल हो रहा है, जहाँ पे हम पंजाबी हैं, बसे हुए हैं, हमारी कोई देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, नाम पे बन जाते हैं। तो मैं आज पूरे फरीदाबाद का ही आपको हाल गिनवाऊंगा, जो कोई फरीदाबाद की मीटिंग है, कौन सा ऐसी बिरादरी है, कौन सी वो है जो आज इस पार्टी से सुख है, खुशी है, या इन्हें आगे चाहती है। नैनपाल जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं मांझी जी की बात से? देखिए, क्योंकि आप लोगों को फरीदाबाद के विकास की बात करनी है, शाइनिंग इंडिया का चैनल है, और मैं समझता हूँ ये मंच वो नहीं है कि हम किसी बहस के मुद्दे पे जाएं। फिर भी 2-3 बातें मैं बता देता हूँ कि पहले जब दूसरी सरकारें हुआ करती थी, क्षेत्रवाद की राजनीति, जाति की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति से ये देश जकड़ा हुआ था। जब से माननीय मोदी जी की सरकार इस देश में आई है, आपको इन तीनों चीज़ों को, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म और इन चीज़ों की जगह नहीं मिलेगी, परिवारवाद की जगह नहीं मिलेगी। जब से माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आई है, जहाँ तक मैं आपको हरियाणा की बात करूँ, पिछली सरकार में 106 आरओबी और आरयूबी बाईपास ये पास हुए थे।
जिनमें से 58 बाईपास। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो जींद का 400 करोड़ रुपए का बाईपास केवल और केवल 4 साल जो कमीशन की बात थी उस पर अटका पड़ा रहा, जिसको हमारी सरकार ने आके पूरा किया है। आप अभी फरीदाबाद में भी जो एक 2-3 हाईवे आप अभी नए निकले हैं, ये आपके जो बाईपास वाला हाईवे ये बन रहा है। 67 करोड़ रुपए का जो केजीपी के लिए हमारी एक नई सड़क जाती है वो निकला है। आप पूरे हरियाणा में, पूरे देश में जब से माननीय मोदी जी, मनोहर लाल जी की सरकार आई है, आप कनेक्टिविटी से आप मेरी बात से कहीं सहमत होंगे, हजारों रोड और कई सौ आपके हाईवेज हमारी इन दोनों सरकारों ने निकाले। मुझे कोई एक हाईवे ऐसा बताइए नैनपाल जी जो टोल फ्री हो। देखिए टोल की प्रक्रिया, टोल और बढ़ते जा रहे हैं, हाईवे पे टोल के टोल लगाए जा रहे हैं। भाई अगर टोल की प्रक्रिया से रोड बनते हैं तो ये ज्ञान इस सरकार के पास क्यों है? ये आपकी सरकार रही है, पहले 10-10 साल राज करके गए हो, स्टेट में भी सेंटर में भी, तो तम बनवा देते। तुम्हें तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि इस पार्टी ने कभी अपने लिए सोचा, अपने परिवार के लिए सोचा, टाइम की चीज है। मेट्रो भी हुड्डा साहब की ही देन थी, बाद में बेशक से भाई आप लोगों ने इस मंच से मैं तेरे हुड्डा से तो मुकाबला कर सकता था, तुझे क्या जवाब दूं? कोई लीडर बैठाता मेरे बराबर का तो उसे जवाब देता, मैं हुड्डा को देता हूं जवाब। लेकिन नैनपाल जी, ये बात तो सही है कि आपके यहाँ जो टोल लगाए गढ़पुरी का, इसको लेकर आपके ही क्षेत्र के लोग तमाम विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक भी गए। आप मानते हैं कि विरोध वो सही था या गलत था? देखिए आपको जानकारी होगी इस बात की कि जब टोल लगाया जाता है तो उसका पूरा खर्चा, उस वर्क का पूरा खर्चा टोल से वसूल नहीं होता। कुछ खर्चा होता है और ये कुछ सदा के लिए नहीं होते। मैं कहता हूं कि आप कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं कि आप दुकान पे जाके कह देंगे कि मुझे चीज फ्री में दे दे। खर्च करके भी अगर हमें सुविधा मिल जाए, इंसान को सुविधा मिल जाए, देश के लोगों को सुविधा मिल जाए, तो वो सोच भी, वो विजन भी माननीय मोदी जी और माननीय मनोहर लाल जी के पास है। आप इस बात को जानकारी रखिए, जैसे 950 करोड़ रुपए की स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी मुझे दी है, पृथ्वी क्षेत्र को दी है। ये अगर हुड्डा की सरकार होती तो ये जींद में होती, रोहतक में होती, सिरसा में होती, वहां होती, ये यहां नहीं होती। मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूं, मतलब भेदभाव की राजनीति बहुत ज्यादा। और ये तो कृष्णपाल जी भी कहा करते थे कि हुड्डा एक ऐसी गाय है जो चारा तो पूरे हरियाणा में जाके खाती है, दूध रोहतक में जाके देती है। साहब ने जो विकास किया है ना तो कभी खट्टर साहब कर पाए ना कर पाएंगे। और अपनी बात भी देखना, आप जिक्र कर रहे हैं कृष्णपाल जी का, कृष्णपाल जी का आप जिक्र कर रहे हैं, आपको भी याद होगा, चूंकि मैं फिर दोबारा गढ़पुरी टोल पर ही आ रहा हूं। आपको याद है आप पार्टी में, बीजेपी में ही थे, अभी भी सरकार को आप समर्थन कर रहे हैं, जजिया कर बताया करते थे वो इसको। देखिए याद है वो बयान आपको? हाँ, बिल्कुल याद है। और इसके लिए नहीं उन्होंने जो ये बदरपुर वाला फ्लाईओवर बना, अब आप देखिए बदरपुर फ्लाईओवर की वजह से आज फरीदाबाद शहर की क्या जो प्रॉपर्टी है, वो टैक्सेज हैं, वो कंपनी है, वो आप अगर ये फ्लाईओवर इससे पहले की सरकारों में बन गया होता तो गुड़गांव, कई बार आपका चैनल पूछता है कि गुड़गांव आपसे पैसे पहले आगे कैसे निकल गया। सुई से लेकर के जहाज तक के कारखाने फरीदाबाद में से गुड़गांव में ऐसी क्या बात थी जो वो आगे बढ़ गया? केवल और केवल इस फरीदाबाद का जो बदरपुर फ्लाईओवर अगर पहले 10 साल पहले, 20 साल पहले बन जाता तो मैं दावे के साथ कहता हूं फरीदाबाद प्रॉपर्टी और अन्य मामलों में आज गुड़गांव का बाप होता। लेकिन आप भी तो फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो नहीं ले जा पाए, 8.5 साल हो गए। उसका भी एक कारण है देवेंद्र जी, जो उसमें भी मैं कहना चाहूंगा, जो मंदिर की बात सुनिए, जो पैसा जो गुड़गांव में डेवलपमेंट हुआ, पहले की सरकारों ने सरकार का काम छोड़ के प्रॉपर्टी डीलरी का काम गुड़गांव में शुरू हुआ, गुड़गांव को आगे बढ़ाने का कार्य किया और अपनी प्रॉपर्टी को रेट बढ़ाकर उन्होंने खुद के लिए फायदा किया। आज कोई एक व्यक्ति बता दे कि मनोहर लाल जी की कहीं साइट हो, मनोहर लाल जी का कहीं काम चल रहा हो, उनके किसी नुमाइंदे का काम चल रहा हो, इवन देन अगर कोई नेता भी काम कर रहा होगा तो थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर कानून उसके तहत कर रहा होगा। पहले केवल और केवल ये देख लिया जाता था कि अगर हमने यहाँ से फ्लाईओवर निकाल दिया तो मेरी जमीन ली है, उसमें अपनी अपनी जमीन लोगों को दिलवा देते थे और फ्लाईओवर बनाने के बाद उसके साथ चांदी करते थे। जी देखिए, अभी काफी देर से चर्चा चल रही है, कई तरह की बातें सामने आई हैं, जिसमें ज्यादातर ये कहा गया कि ज्यादातर हवाई बातें हैं। बातें तो बहुत हुई, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं। जी मैं आपको रिकॉर्ड दे सकता हूँ कौन से मुद्दे पे मैंने अभी 106, आपने जैसे सड़कों की बात की, 8.5 साल का टाइम हो गया, 14 दिनों में विकास नहीं हुआ। 14 बाईपास आप जाके देखेंगे ना कितना बुरा हाल मैडम जी, 106 में से किसी भी 106 में से 106 में से 14 बाईपास पूछ के करवाए सरपंच जी के, 106 में से बुरा विकास हुआ पड़ा है। चलिए ठीक है, मैं आंसर दे दूं, 106 में से 14 बाईपास
36 आरओबी और आरयूबी वो पेंडिंग है, बाकी आपके बन चुके हैं। आप जरा इस चीज़ का ऑन रिकॉर्ड बातें, ये कोई ऐसे नहीं मेरे कहने से हो जाएंगी। मैं अभी जिन बाईपास हाईवे की बात कर रहा हूँ वो ऑन रिकॉर्ड है। आपका छाए से वाला हाईवे वो बन रहा है। मेरे यहाँ जितनी ITI महिला कॉलेज, आज हर 15 किलोमीटर पर महिलाओं के लिए कॉलेज जो ना देने का सरकार ने काम किया है। मेन होल की प्रॉब्लम है, पार्किंग को लेकर प्रॉब्लम है, पार्क्स को लेकर प्रॉब्लम है, काफी गंदगी रहती है। इस तरह की तमाम तरह की छोटी छोटी दिक्कतें हैं जिनसे एक आम आदमी जूझता है, उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ मैडम जी। जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, आपने साफ सफाई की बात की। चीजों को सुधरने में समय लगता है। व्यक्ति को जब कोई चीज की आदत बहुत लंबे समय तक हो, हम खुद ऐसे थे कि अगर हमने कुछ केले, मूंगफली या अन्य चीज अगर खा ली गाड़ी में, तो हम उनको बाहर थ्रो कर देते थे, हम कभी गाड़ी में लेकर नहीं रखते थे। आज हम उन्हें अंदर लेकर रखते हैं। और आज जैसे मैं बंधवाड़ी प्लांट की बात करूं, अभी शहर से जो कूड़ा है वो पूरा बंधवाड़ी जा रहा है और उसमें एक प्लांट लगा दिया गया है। उसको थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि वहाँ स्पेस कम है, उसके लिए कूड़ा और जगह डाल करके जो यहाँ से कूड़े की प्रक्रिया या अन्य चीज की प्रक्रिया, आप साफ सफाई की बात कर रही हैं। शहर की सड़कें टूटी हुई थी, 2 साल 2.5 साल काम करने का समय नहीं मिला। आज अब फरीदाबाद की कई रोड्स को देखोगे तो वो चंडीगढ़ की तर्ज पे, पंचकुला की तर्ज पे सड़कें तैयार कर दी हैं। तो सिस्टम को जब कोई मामला बिगड़ जाए, पूरे वर्ल्ड में जो परेशानी थी उससे निकलने के बाद भी आज मैं समझता हूँ हरियाणा और भारत इस देश और प्रदेश का अग्रणी हिस्सा है। मंदिर मान जी, चूंकि आप पर आरोप कांग्रेस पर इस बात के हैं कि क्षेत्रवाद का आरोप है आपको, एक क्षेत्र का, विशेष क्षेत्र का आपने विकास किया, इसीलिए आपको नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा फरीदाबाद से होकर भी निकली है, क्या लगता है कांग्रेसियों में कुछ जोश बढ़ा है, नहीं बढ़ा है? नहीं, बिल्कुल कांग्रेसियों में जोश बना है, संगठन इकट्ठा हुआ है और सभी कांग्रेसी लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। जो भारत जोड़ने का यात्रा का वो था, बिल्कुल सफल हुआ कार्य। तो मैं यही कहूँगा, हम तो मजबूती की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लोग इन्हें अभी देख रहे हैं और अब की बार सबकी समझ में आएगा क्या होगा। क्योंकि इनके जो पिछला मैनिफेस्टो था उसमें भी इनके फरीदाबाद को लेके कुछ मुख्य एजेंडे थे। जैसे कोई भी एक मदर यूनिट, फरीदाबाद में मदर यूनिट लाएंगे हम, कोई भी एक मदर यूनिट आई हो तो मुझे बताएं। और काफ़ी कैसी छोटी छोटी यूनिटें प्लान कर चुकी हैं। एक अरावली हिल्स का मैटर था, क्या वो सुलझा पाए? एक गंदगी का मैटर था इनके मैनिफेस्टो में। आज कूड़े करकटों के हर जगह इतने ढेर के ढेर लगे हुए हैं जिससे हजारों तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। स्कूलों का, आज स्कूलों की और इनकी जाके देख लीजिए सरकारी स्कूलों की हालत क्या हो रही है। तो मैं यही कहूंगा, किसी भी एक काम में जो इनके मैनिफेस्टो में थे, क्या करके दिखाया है? नैनपाल जी, बात तो कांग्रेस की तरफ से सही है। इसको फरीदाबाद को इंदौर जैसे स्वच्छ सिटी बनाने की बात नरेंद्र गुप्ता जी किया करते थे, लगता है आपको ऐसा कुछ हुआ है? भारत जोड़ो यात्रा की बात आपने कही है, ये धक्का खाओ सत्ता पाओ, ये वो यात्रा थी। लेकिन ऐसे धक्का खाने से सत्ता हासिल नहीं होती। वो यात्रा नहीं थी, वो भागदौड़ में निकला हुआ एक जो रेस थी। उसमें कई इनके नेताओं के, कोई किसी का हाथ टूट गया, कोई एक बार सांसद एक्सपायर हो गया, तो वो इनके साथ ये हुआ है। वो तो जोश में हो जाता है ना, कई बार भीड़ में हो जाता है। 8 साल से आप इनको ये पूछ के देखिए, कॉमनवेल्थ गेम, 2G का शिखर सम्मेलन, आज देश और दुनिया में माननीय मोदी जी की छवि इतनी आगे आई है कि दुनिया के देश आज ये चाहते हैं, अपने अंदरूनी मामलों में भी चाहते हैं कि मोदी जी हमारे बीच में मध्यस्थता करें। देश तो पहले से जुड़ा हुआ है, इन्होंने तो देश को तोड़ने का काम किया। जितने भी इसके देश के खिलाफ लोग, खिलाफ हीरोज रहे, ये उनका नाम, उनके नाम से सड़कें रखते थे, उनके नाम की जयंती मनाते थे। इतिहास जानता है किसने मार काट लाला लाजपत राय और किसने जाति बिरादरी को ऊपर जिन्होंने इस देश को जोड़ने के लिए ये तो रातों सारा रात देश जगे, जानता है। रात दिन भागे, उन्होंने और बाकी में हम देश की बात न करके आज हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा की भारत जोड़ो यात्रा में मैं हरियाणा का सवाल लेके बैठा हूँ। मैं पूरा रोका गया है कि आप भारत जोड़ो यात्रा में ना जाइए, इतना ज्यादा समर्थन मिला है हरियाणा में। देखिए, ये तो वीडियो क्लिप या तो आपके चैनल पे होंगी या कांग्रेस वालों पे होंगी। भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, किसी और इनकी पार्टी के कार्यकर्ता उसमें नहीं पहुंचे। और आज भी इन्हें इस बात की तकलीफ रहती है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो जो विपक्ष का लीडर है वो भी उसी घर से, जो सांसद बना है, राज्यसभा सांसद है, वो भी उसी घर से, अध्यक्ष बनाता है तो वो बनाता है, संगठन बनाता है तो वो बनाता है। अरे भारत को तो जब जोड़ोगे, पार्टी को तो जोड़ लो बाबा। अब ये भी सब लोगों को तकलीफ है कि भाई एक ही घर में सब कुछ हो रहा है, तो कहां से भारत जोड़ने की बात होगी? मैं ये कहता हूं कि लंबे समय तक ऐसा कोई, मुझे इस बात का जवाब पहले चाहिए कि इतने लंबे समय तक राज करने के बाद क्या देश के ऐसा कोई आरोप होता है? क्या देश के नेता की पहले छवि थी विदेशों में? कुछ समय पहले जो आज वर्ल्ड में छवि मोदी जी की है, वर्ल्ड में छवि हमारे लोगों की है, क्या वही थी? तो आप लोग जीत नहीं पाते।
2 महीने पहले और हुड्डा साहब को मिल जाती तो तो कोई 5 ऐसी साल बात- दे दिया, अब जिन्होंने जीत जो लो। कार्य किया। अब की बात है अरे ना, भाई अब तो 5 साल लोगों का जोश देखना, देखिए, वो जो कार्य करता है वही पद पे जाता है 10 काम साल के करने बाद। वाला। देखिए, इस निठल्ले चीज आदमी का- को कहीं कोई पद नहीं दिया जाता। इस चीज का फैसला जनता करती है। अभी ये लोग पीछे आपने सदन में देखा होगा, एक केस को आड़ बना के, अरे पहले भी बहुत सारे केस हुए, उसकी कोई जांच होती है, कोई प्रक्रिया होती है, मुकदमा दर्ज होता है, उसको बना के इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का इन्होंने अपमान किया। इनको इस बात की भी जानकारी नहीं है कि इस जब से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आया है, हमारा जो सेक्स रेशो है, जो लिंग अनुपात है, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। इनको इन चीज़ों का कोई ध्यान नहीं था। आज गीता जयंती को कुरुक्षेत्र से उठा करके आज दुनिया के बहुत सारे देश मनाते हैं, इनको इन बातों की चिंता नहीं थी। आज योग के माध्यम से वर्ल्ड के 21 देश हमारे साथ जुड़कर हमारे साथ काम कर रहे हैं, इनको इस बात की चिंता नहीं थी। आज G20 शिखर सम्मेलन पहली बार भारत में आ रहा है। आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है, मोदी की तरफ देख रही है। इन्हें इस बात की चिंता ही नहीं थी। इन्हें तो केवल अपना लूटो, राज करो, खाओ, देश बाढ़ में जाए, ये इनका सिस्टम और कानून था पार्टी का। नैनपाल जी, फरीदाबाद की बात कर लेते हैं। देखो, मान आप कुछ मान साहब बात नहीं कर रहे मान हैं। साहब, एक सवाल है फरीदाबाद को लेकर, क्योंकि अभी मान साहब की तरफ से भी सवाल मुझे उठाया मंदिर गया। जी को ये बात ना कहनी चाहिए। जब भी नहीं, तुम्हें नहीं, आगे से देवेंद्र जी देखिए मुद्दे नैनपाल जी, ये सवाल कोई ऐसा सवाल लीडर मेरे साथ नैनपाल जी, बैठाएगा, सवाल जिसे ये है सिस्टम की, सवाल ये पार्टी है की, सवाल उसकी कोई भी कर जानकारी हो तो सकता अच्छा देता लगेगा। नहीं नहीं बात भी। सवाल जवाब कोई भी देने कर अच्छा सकता है, लगेगा। कार्यकर्ता से क्या लेकर जानकारी चाहिए आप? पदाधिकारी तक कोई भी सवाल कर सकता है। इसमें कोई बात नहीं है कि सवाल कौन कर रहा आम है, आदमी लेकिन भी जो कर सकता है, मुद्दे भाई बहस तो वो करे। तो मैं मुद्दे- आम आदमी के जवाब ले- तो बहस तो कम से कम देखिए, मेरे- कांग्रेस का पक्ष रखने लेकिन के जो लिए मुद्दे बैठे उठाए जा रहे हैं आप लेकिन उनका जवाब साझेदारी दीजिए ना। मैनिफेस्टो आप की मुद्दे बात जो की उठाए जा रहे हैं है, उसका जवाब दीजिए। मैनिफेस्टो की जब बात आई तो मैनिफेस्टो पर जवाब दो आप मैंने नैनपाल जी। मैनिफेस्टो में ही बताया है। इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि कितने हाईवेज, कितने रेलवे लाइन, बुलेट ट्रेन, इन चीजों के नाम ही नहीं जानते थे। अब इससे क्या बात करूं मैं, ये तो मैं कह रहा हूं। कहाँ है जो बुलेट जरूरत है ट्रेन? वो मुझे बुलेट ट्रेन मालूम कहाँ है। है? कहीं नहीं चली। आम आदमी के आपको- लिए आपको जो काम जानकारी नहीं हो रहे है? वो कहाँ मुझे चल रही है? मालूम अरे आपको जानकारी नहीं है? नहीं है। और अभी बताओ भी आप, आदमी की कहाँ जरूरत चल रही है है, बुलेट बात के ट्रेन? अभी विकास भी का मालूम है क्या हो रहा है? आपको नैनपाल जी, जो बुलेट ट्रेन कहाँ चल रही है ये बता दो से देश कुछ में। नहीं होता। देश में चली है, कहाँ चल रही है? भाई चेन्नई में चली होगी, कहीं चली होगी, चली है। सुना तुमने नाम, ना सुना? नहीं नहीं, आप बताओ ना कहाँ चल रही है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं चलिए तो मैं बता रहा हूँ। किस जगह, इतनी तो जानकारी तुम भी लाखों चैनल वाले हो भाई। किस जगह? किस जगह चली है? इंडिया में चली है, बाहर तो नहीं चली। नहीं नहीं, कहाँ चली मैं है, कुवैत कितनी की बात स्पीड से नहीं कर चली है? रहा, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा। बुलेट ट्रेन की स्पीड बुलेट कितनी ट्रेन है? चली है, चलिए नहीं चली है? नहीं चली, हैं? नहीं चली। नहीं चलिए तो अपना रिकॉर्ड निकालो, ढूंढ लो उसमें। बताओ कितनी स्पीड से चली है बुलेट देखिए, ट्रेन आप बोल रहे हैं तो आप जवाब दे दीजिए। कहाँ देखिए- चलिए? इंडिया की बात कर रहे हैं हम भी, क्योंकि यहाँ हरियाणा में बैठे हुए हैं। कहाँ चलिए? हमने भी अखबार चैनल के माध्यम से देखा है कि बुलेट ट्रेन चलाई गई है। डायलॉग मारने जो ये आए आपने हैं। मेट्रोज के विस्तार देखे होंगे, आपने हाईवेज देखे होंगे। आज तो सभी विस्तार जम्मू देख का रहे जो रास्ता है, क्या वो इतना ही किलोमीटर का था? आज चंडीगढ़ का जो रास्ता है इतना ही किलोमीटर का था। हमें 7 से 8 घंटे लगते थे चंडीगढ़ जाने में। ये पहले क्यों नहीं सोचा गया? आज हमें आगरा जाने में 2 घंटा लगता है, पहले 4 घंटे में आगरा जाते थे। तो ये हाईवेज का ही कमाल है, ये 47 से ये 14 सुधार तक का ही कोई कमाल, विकास नहीं ये हुए थे। सुधार का ये ही तो कमाल काम है। होंगे सरकार के, तो चलेंगे उन्हें गिनवाओ तो ना, आम आदमी 47 से को तो 14 उसको तक पूर्ति करनी 60 साल पड़ेगी। राज किया वहाँ है। भी आप टोल रोड 60 बना साल रहे हो के- सब जगह। अरे भाई मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, जानकारी लेके बैठता। 60 साल के राज में लेकिन तुमने देखिए क्या ना, किया? नैनपाल 10 साल जी, में क्या हुआ हाईवेज है? पर दौड़ दौड़ कर देश आजाद रोजगार हुआ तो नहीं था, मिलेगा तुम्हें ना। पता होगी क्या हालत थी रोजगार देश की? कहाँ है? हाईवेज कुछ पर गाँव दौड़ में दौड़ कुछ कर। ऐसे गाँव थे जिनमें लाइट थी। मैडम या तो आप बात कर लो, ये कर लें। मांझी मैं में आपको आती हूँ आपके बताता हूँ पास। क्या कुछ नहीं किया। मंदिर जी को बोल लेने दो। आज इनको ये पता होना चाहिए कि हरियाणा के 6500 गांव में से कितने गांवों में 24 घंटे की बिजली आ गई है। 4600 गांव में 24 घंटे बिजली है। अरे ये तो देखो, इस फरीदाबाद में मैं भी पूरे रहता देश हूँ में बिजली किसने पहुंचाई है? भाई पूरे मैं- देश को कौन सी भाई यूनिवर्सिटी, पूरे कौन देश सा की तो कुछ मैं नहीं पता था होगी, जो मुझे काम हरियाणा हम का लोगों पता। ने हरियाणा में किया, 24 इंडिया घंटे के लिए बिजली कौन से काम नहीं हुए? बिजली करने का काम मांझी हमारी जी, पिछली आप सरकार ये ने किया। बोल रहे हैं कि सब कुछ कांग्रेस ने किया, उसके बावजूद भी दोबारा भी कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दिया जनता ने? इतनी जनता दोबारा जिस विश्वास कर हिसाब से लिया। जैसे आज देखो, जनता को इन्होंने इतना गुमराह करके रख दिया कि जनता को दोबारा इन्होंने उस ऐसे टाइम पे जो कुछ भी ड्रामेबाजी हुई थी या कुछ भी लगा लो कि जिस तरह से जनता को बहकाया था, अब की बार जनता किस समझ तरह चुकी है। से, किस तरह से बहकाया था? बस वही झूठे वादे, झूठे ढोकलेबाजी करके जाए, झूठ बोल बोल के। आज आम आदमी की कितना कितना आज आम आदमी परेशान है। कहाँ किसी के पास रोजगार नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। हर बार इन्होंने कह के दिया इतने रोजगार देंगे, इतने वो माइक ऊपर ले लो। वादे करने के लिए तो आपको भी नहीं रोका गया, कांग्रेस को भी नहीं रोका गया था। जाहिर है कि अगर आप इस बात का दावा करते हैं कि हम जो वादे करेंगे उसे पूरा करेंगे, तो वादे करते और निभाते भी आगे, शायद जनता दोबारा विश्वास कर लेती। वादे करे भी हैं, वादे निभाए भी हैं। वादे नहीं निभाए होते तो देश इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच जाता?
देश की क्या हालत थी 1947 में और 2014 तक देश कहां पहुंचा है, कितनी ऊंचाइयों तक गया। आप बिना काम करे थोड़ी पहुंचा होगा मैडम। नैनपाल जी मान लो अब तो 47 से 60 साल में कुछ तो काम किए होंगे। मान साहब जवाब ले लेते हैं ना नैनपाल जी से। देखिए, मैंने जो कांग्रेस की पार्टी के विषय में था मैंने बता दिया। जो सत्ता थी केवल सत्ता एक भोग के लिए, सत्ता को भोगते थे। आज सत्ता केवल सेवा के लिए, शासन कम से कम सुशासन अधिक से अधिक, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकारें काम कर रही हैं। और भाई मंदिर जी तो ऐसे कह रहे जैसे 20-25-50 साल से हरियाणा कांग्रेस में ही है। अरे भाई तुमने 5-6 पार्टी बदल ली, कहीं तुमने आपने नहीं बदली, नहीं मैंने नहीं बदली, मैंने बहुजन में आप रहे हो, बहुजन से आपने बिल्कुल लड़ा, मैंने चुनाव लड़े, बीजेपी से आप लड़ा, वो भी आपने छोड़ दिया, दीवारों से छोड़ के चुनाव लड़ा। और मैं आज भी भाजपा की या किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा। जो काम इस देश और प्रदेश में हो रहा है मैंने उसकी तारीफ की है। आज भी मेरे ऊपर किसी पार्टी का झंडा और डंडा नहीं है। हाँ, मैं सरकार को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपने भी तो बहुत दुनिया भर के ढोंग करके देख लिए, दुनिया बहका के देख ली, तुम पे क्यों ना बहकी। मैं तो निर्दलीय जीत के आ गया। अगर तुम अपनी और मेरी बात करो, रही बात इसकी, मैडम कह रही थी जनता के बीच में जाके, ये तो सदन में शोर मचा के जो सरकार निकम्मी वो बदलनी है तो सदन में शोर मचाते, जनता तो इनको नजदीक नहीं आने देती। जनता इनके पास बैठ के राजी नहीं है। बहकाने का तो काम तो आप लोगों ने किया है, इसलिए हमने तो समझाने का काम किया लोगों को। तो समझते हैं हमारी बात, समझते क्यों अभी भी 1,90,000 वोट दिए लोगों ने मुझे, जबकि 1.5 लाख वाली पार्टी 10,000 पे सिमट गई थी ना। इस आंधी में भी 90,000 वोट लोगों ने दे के सम्मान दिया मुझे। एक बात समझ रहे हैं सब, लेकिन जो है ना सच्चाई धीरे धीरे। आप सारी बात करने के बाद भी आपने खूब ढोंग कर लिए जगह जगह जाके। जब आप ही सत्ता ना प्राप्त कर पाए तो ये हम कैसे कर लेते, बीजेपी कैसे कर लेती। तो जनता के लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है। आज इस देश की जनता को माने मोदी जी पर भरोसा है, प्रदेश की जनता को माने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भरोसा है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, कितना मर्जी जोर लगा लेना, कितना मर्जी यात्रा निकाल लेना, इस देश में भी और प्रदेश में भी, दोनों जगह भारतीय यानी कि जनता पार्टी आपके अकॉर्डिंग फरीदाबाद पूरी तरह से स्मार्ट है। यानी कि आपके अकॉर्डिंग फरीदाबाद पूरी तरह से स्मार्ट है। बिल्कुल स्मार्ट है, जो कमी है वो हो जाएगी पूरी। ठीक है, चलिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त thank देने you. के लिए। तो हमने यहाँ पर बात की है शाइनिंग फरीदाबाद को लेकर और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर सरकार फरीदाबाद को शाइन करने के लिए क्या कुछ कर रही है और आगे क्या करेगी। तो फिलहाल शाइनिंग